पढ़ लेते हैं पॉइंट्स। अगेंस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ऐसे भी कुछ हैं जो पसंद नहीं आई है जिन्हें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, though GDP growth rate has increased in the reform period, but such growth failed to generate sufficient employment opportunities. Modernization, privatization does not necessarily mean what? That it will create more jobs. There can be a jobless growth as well. जब मॉडर्नाइजेशन होगी, यूज ऑफ मोर टेक्निक्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होगी, तो क्या होगा? मशीन इंटेंसिव वर्क बढ़ जाएगा, लेबर इंटेंसिव कम हो जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ सकता है। इंडिया में बढ़ा भी, मतलब ग्रोथ भी हुई, बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। करेक्ट, ग्रोथ होना, जीडीपी ग्रो होना, वो तो व्हाट इज जीडीपी, आप तो बचपन से पढ़ते आए हैं। जीडीपी इज द वैल्यू, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर। तो वो तो गुड्स, उनके वैल्यू है, वैल्यू बढ़ गई तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर में पढ़ा था कि इनइक्वालिटीज बढ़ने की वजह से भी, मतलब ऐसा अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो कुछ लोगों की इनकम बढ़ेगी, जीडीपी तो तब भी बढ़ रहा है, तो वो ये प्रूव तो नहीं करता ना कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। इनइक्वालिटीज फिर भी हो सकती है। निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, तो हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन करा था कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। कहीं पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में दूर दूर तक एग्रीकल्चर का नाम भी सुनने को मिला। वो उनका एरिया ऑफ फोकस था ही नहीं, वो उनका एरिया ऑफ फोकस था ही नहीं। तो एग्रीकल्चर वाज निग्लेक्टेड। और हमारी कंट्री वेयर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर और डिपेंडेंट ऑन दिस सेक्टर, तो हमारे लिए तो थोड़ा सा सेटबैक था इनिशियली, जब तक बाकी सेक्टर्स ग्रो नहीं हुए, जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं वहां अब्सॉर्ब नहीं हुए। The new economic policy has neglected the agriculture sector as compared to industry, trade and services sector. Reduction of public investment. Public investment in agriculture sector, especially in infrastructure, which includes irrigation, power, roads, market linkages and research and extension, which played a crucial role in green revolution, has been reduced. अभी भी कितनी सारी villages हैं जो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, जो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। तो रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, रिमूवल ऑफ सब्सिडी, रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमने पढ़ा था पॉइंट्स इन फेवर ऑफ सब्सिडी, अगेंस्ट सब्सिडी। तो जब मतलब इट एक्ट्स एज अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंसेस, तो जब पैसे ही खत्म हो गए, शॉर्टेज ऑफ फंड्स ही तो था, सारा खेल ही तो था, माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट, तो कहीं तो कट डाउन करना था, तो सब्सिडीज बहुत ज्यादा हटा दी गई थी, which adversely affected the small and marginal farmers. Liberalization and reduction in import duties. This sector has been experiencing a number of policy changes such as reduction in import duties on agricultural products, removal of minimum support price MSP की लड़ाई, lifting of quantitative restrictions on agricultural products. All these policies adversely affected the Indian farmers as they now have to face increased international competition. So removal of trade barriers, discriminatory policies, restrictions हटाने की वजह से competition इनके लिए बढ़ गया, जो ये face नहीं कर पाए ज्यादा। Shift towards cash crops. Due to export oriented policy strategies in agriculture, the production shifted from food grains to cash crops for the export market. It led to rise in the prices of food grains. तो हमारे काफी नुकसान हुए एग्रीकल्चरल सेक्टर में, because the entire sector was neglected. Low level of industrial growth. एग्रीकल्चरल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन गिरी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की फ्लक्चुएट हुई, कोई कांस्टेंट ग्रोथ थोड़ी ना थी। कांस्टेंट ग्रोथ जो सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर का हुआ, आउटसोर्सिंग का बहुत बड़ा रोल रहा उसमें। Low level of industrial growth. Industrial growth recorded a slowdown due to the following reason. Number one, cheaper imported goods. जब आपको बाहर से सस्ता मिल रहा है तो क्या आप खरीदोगे इंडियन सामान? इंडियन सामान नहीं खरीदोगे तो वहां पे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो काफी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हुई। Due to globalization, there was a greater flow of goods and capital from developed countries, and as a result, domestic industries were exposed
to imported goods. Cheaper imports replaced the demand for domestic goods and domestic manufacturers started facing competition from imports. Chinese goods कितना ज़्यादा होता है? For example, cheaper Chinese goods pose a big threat to the Indian manufacturers. वो तो अभी थोड़ा सा टेंशन हो गई तो उस वजह से थोड़ा सा कम हो गया इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, वरना तो दिवाली की लाइटें क्या, होली के रंग क्या, 15 मतलब पतंगे और मांझे भी चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, पता है, जो उड़ाते हैं उनको पता होगा. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, मतलब ये तो बहुत छोटी चीज है कि मतलब, और बड़ी बड़ी चीज तो बहुत सारी, मैं कह रहा हूँ इतनी बेसिक चीजें भी, कलर्स, होली के रंग क्या, पटाखे क्या, और क्या बोला था मैंने, हाँ लाइट्स, तो बहुत ज्यादा चाइनीज लाइट्स दिवाली के टाइम. द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग पावर सप्लाई हैव रिमेन्ड इनएडिक्वेट ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट. मतलब कितनी शर्म की बात है कि अभी भी बहुत जगह लाइट जाती है, जो कि मतलब बहुत सैड है कि कहाँ हम चांद पे जाने की बातें करते हैं, कहाँ हमारे घर में कभी कभी रात को लाइट नहीं होती, एसी नहीं चल रहा. हमें बेसिक चीजों पे फोकस करना चाहिए. मतलब एक होता है ना कि पहले रोड तो ठीक कर लो, तो फिर चांद पे जाने का रास्ता डिसाइड कर लेना कि मंगलयान या अंतरयान. प्रायोरिटीज मतलब जैसे ना बेसिक चीज जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो ना, तब मेरे मतलब दैट इज माय ओपिनियन, अगेन सम इकोनॉमिस्ट फील कि हम अभी उन चीजों से हमें हमें उन चीजों में दिमाग कभी लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास और बहुत काम की चीजें हैं, और बहुत चीजें. देखो ना कि आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आप बात कर रहे हो क्या कि मेरे को मर्सिडीज लेनी है, खाने का पैसा नहीं है, और मतलब बात कर रहे हो कि आप लग्जरीज की, और इन द सेंस कि मतलब कुछ भी चेंज नहीं होने वाला उससे. तो सर्वाइवल, कितनी जगह जहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, मतलब हम क्या बातें कर रहे हैं, उनको मतलब उनको फर्क पड़ेगा कि मतलब है तो इंडिया ही ना. ज्यादा दूर छोड़ो, मतलब कभी घूमते फिरते फरीदाबाद चले जाना 30 किलोमीटर आगे, यहाँ से अगर 30 किलोमीटर और इंटीरियर फरीदाबाद में चले गए ना, घबरा जाओगे कि क्या रोड्स है, बारिश में तो मतलब डूब भी सकते हो, यहाँ पे ही डूब सकते हैं, मतलब इतनी दूर जाने की भी क्या जरूरत है. द पॉइंट इज कि प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए कि पहले बेसिक्स, फिर उसके बाद आगे की बात होनी चाहिए. तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ के थोड़ा सा बुरा लगा. द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग पावर, हाँ पावर सप्लाई से बुरा लगा, have remained inadequate due to lack of investment. Non-tariff barriers by developed countries. All quota restrictions on exports of textiles and clothing have been removed from India, but some developed countries like USA have not removed their quota restrictions on import of textiles. हमने हमारी तो हटवा दी थी, बट उन्होंने सबने अपनी नहीं हटाई, कि मतलब अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए. लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. इनएफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी. कह रहे ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट एक अच्छी चीज थी, क्यों, गवर्नमेंट के लिए पैसा क्रिएट करती है, और दूसरा जो लॉस मेकिंग सेक्टर है, जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस हैं, शट डाउन होगा तो नुकसान कम हो जाएगा. कह रहे वो तो तब ना, अगर एग्जीक्यूशन सही से हो, सिलेक्शन अच्छे से हो, कि आप डिसइन्वेस्ट कर कौन सी कंपनीज को रहे. The government has always fixed a target for disinvestment. ये हर साल का बजट का टारगेट होता है कि इस साल हम इतना पैसा डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू रेज करेंगे. For instance, in 1991-92, it was targeted to mobilize 2,500 crore through disinvestment. The government was able to mobilize 3,040 crores, more than the target. In 17-18, the target was 1 lakh crores, whereas the achievement was about 21 lakh crores only. However, ऐसे कम पड़ गए थे थोड़े से कोविड के टाइम भी नहीं था ये तो, अब कोविड के टाइम खर्चा बढ़ गया गवर्नमेंट का, तो 17-18 की बात कर रहे हैं. आप ये समझते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट में फ्यूचर ग्रोथ खत्म हो जाती है, मतलब आप अपनी कंपनी के शेयर्स बेचे जा रहे हो, तो उस टाइम मतलब आप अपने एसेट्स बेचे जा रहे हो, एसेट से तो ग्रोथ होगी, एसेट ही बेच दिए तो उस टाइम पे तो पैसा आ गया, बट फ्यूचर ग्रोथ अफेक्ट हो गई, कि जो प्रॉफिट कमा सकते थे वो प्रॉफिट आपके पास अब तो एक रेकरिंग इनकम बनती है. वन टाइम इनकम के लिए आप अपनी रेकरिंग इनकम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बट ठीक है, लॉस मेकिंग को करना चाहिए. According to some scholars, the disinvestment policy of the government was not successful because the assets of public sector enterprises were undervalued and sold to the private sector. ठीक से वैल्यूएशन नहीं हुई,
रिगिंग होता था प्रोसेस में, कि रिग्ड प्रोसेस इन द सेंस कि फेयर प्रोसेस नहीं हुआ, जो एक्चुअली 100 करोड़ में बिकना चाहिए था वो 50 में लोगे, 5 मुझे दे देना। कुछ कुछ केसेस में ऐसा पाया गया, बट मेजोरिटी तो सारे फेयर ही थे। पॉइंट इज कुछ केसेस में अंडर वैल्यू हुए, बट बाकी सारे फेयर ही थे। Moreover, such proceeds from disinvestment were used to compensate shortage of government revenues rather than using it for the development of PSEs, public sector enterprises, and building social infrastructure in the country. तो बेसिकली उन चीजों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया कि प्रॉपर वैल्यूअर्स अपॉइंट हो जाएं जो वैल्यूएशन करें बिजनेस की, तो फिर एक फेयर वैल्यूएशन होती, प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट होता। Ineffective disinvestment policy. Ineffective taxation policy. The tax reduction in the reform period was done to generate larger revenue and to curb tax evasion. कह रहे 1991 में जब आपने पॉलिसी लाए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो पर्पस क्या था? सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर से क्या होगा? ज्यादा लोग फॉलो करेंगे, तो ज्यादा लोग फॉलो करेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। इंटेंशन तो यही था, हुआ नहीं। It did not result in increase in tax revenue for the government. Tariff reduction decreased the scope for raising revenue through custom duties. आपने tariffs हटा दिए थे, तो custom duties कम हो गई। Tax incentives provided to foreign investors to attract foreign investment further reduced the scope for raising tax revenues. कह रहे अगर वो नहीं दी होती उनको tax concession, तो जो investments आती उससे भी revenue generate होता अगर उन पे taxes लगाते तो। बट हमें पैसों की जरूरत थी, तो हमें रिस्ट्रिक्शंस तो उस टाइम पे हटानी ही थी। Spread of consumerism. The new policy has been encouraging a dangerous trend of consumerism by encouraging the production of luxuries and items of superior consumption. Consumerism, producing those goods which will generate more revenue for the business, selling those goods to the consumers which they don't really need. Luxuries, comforts, कह रहे necessities पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। कैपिटलिस्ट मतलब या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वो रेवेन्यू जनरेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो वेस्टर्नाइजेशन की वजह से डेफिनेटली हमारे स्पेंडिंग पैटर्न तो चेंज हुआ ही हुआ, तो नुकसान है वो भी। अनबैलेंस्ड ग्रोथ. Growth has been concentrated only in some select areas in the service sector, such as telecommunication, information technology, finance, entertainment, travel and hospitality services, real estate and trade, rather than vital sectors such as the agricultural industry, which provides livelihood to millions of people in the country. Unbalanced growth. तो ये क्या थे points against new economic reform. Summarize करेंगे, growing unemployment, तो modernization can act as an evil. Neglect of agriculture, definitely उसके लिए ज्यादा कुछ खर्चा ही नहीं किया गया था, और उनकी पॉलिसी का पार्ट ही नहीं था वो। फॉरेन मतलब जब वो वर्ल्ड बैंक हमें लोन दे रही है थोड़ी ना कि इसमें से कुछ पैसा एग्रीकल्चरल सेक्टर पे भी खर्च करना ना। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कंपटीशन बढ़ने की वजह से हमारी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स अफेक्ट हुए थे। Ineffective disinvestment policy, ineffective taxation policy, spread of consumerism, and unbalanced growth of the economy.